नमस्कार, मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और बेटे पर्यावरण के मुद्दे का लेक्चर नंबर 5 हमारा आज होने वाला है। और इस लेक्चर नंबर 5 पर आज अपन पढ़ने वाले हैं सॉलिड वेस्ट यानी ठोस अपशिष्ट। उससे पहले बेटे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि यूट्रिफिकेशन क्या होता है यानी सुपोषण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद कर लेना, सुपोषण क्वेश्चन आएगा आएगा, ये याद रखना। तो सुपोषण ये है बेटे कि जो पुरानी झील हो जाती है उसके अंदर बेटे कई प्रकार के जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये पोषक तत्व जब ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उस झील के अंदर जैव समृद्धि बढ़ जाती है। मतलब उसके अंदर बेटे पादप और जंतुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण क्या होता है बेटे, उनके जो अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह उसकी बेसिन यानी तली पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो बेटे वहां पर वह एक तरह से मिट्टी और कीचड़ का निर्माण करते हैं। लंबे समय तक बेटे ये चलता रहता है तो फिर वहां पर जड़युक्त वनस्पति पैदा हो जाती है। और जड़युक्त वनस्पति पैदा होने से धीरे धीरे वह झील उथली होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है बेटे कि वह जो झील होती है वह भूमि में परिवर्तित हो जाती है। तो इस घटना को कहते हैं सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेटे वह है सॉलिड वेस्ट, यानी याद रखना यह होगा बेटे यहां पर सॉलिड वेस्ट, है ना, यानी ठोस अपशिष्ट। अब ये सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं? तो बेटे हमारे घरों से, हमारे ऑफिसेस से, फैक्ट्रियों से, अस्पतालों से जो सॉलिड मटेरियल, अनवांटेड सॉलिड मटेरियल बाहर निकलता है उसे अपन सॉलिड वेस्ट कहते हैं। जैसे कागज की रद्दी हो सकती है बेटे, कपड़े हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकती है, और भी कई तरह के ये वेस्ट हो सकते हैं। तो बेटे कचरों का ढेर लग जाता है, ये आपने भी देखा होगा। अब समस्या ये है कि ये जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, हमारे घरों से निकलते हैं, हमारे स्कूलों से निकलते बेटे कागज की रद्दी के रूप में, अस्पतालों से वेस्ट निकलते हैं, फैक्ट्रियों से वेस्ट निकलता है। तो ये जितना भी सॉलिड अपशिष्ट है, अगर बेटे इसका निवारण नहीं किया गया तो कुछ ही समय में अपन क्या देखते हैं कि कचरे का ढेर लग जाता है। अब बात यह है कि इस कचरे का निवारण कैसे किया जाए। बेटे इस कचरे के अंदर आपको 3 तरह के सॉलिड अपशिष्ट मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे? एक तो बायोडिग्रेडेबल होंगे बेटे, यानी अपघटनकारी होंगे, है ना। एक होंगे बेटे रिसाइकलिंग वाले और एक होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो बेटे, जो कि जिनका अपघटन हो सकता है उनको तो मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा और फिर वह अपघटित हो जाएंगे। लेकिन बेटे जिसका अपघटन नहीं होगा तो वह रिसाइकलिंग के माध्यम से वापस यूजेज में आ जाएंगे, जैसे प्लास्टिक वगैरह ये होती है। लेकिन बेटे कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिसाइकल भी नहीं होते और ना ही जो है क्या कहते हैं उनका जो है बायोग्रेडेशन होता यानी अपघटन होता। तो उन्हें कहते हैं अनिम्नीकरण या अजैविक निम्नीकरण, यानी बेटे नॉन बायोग्रेडेबल। तो अब ऐसे अपशिष्टों को क्या किया जाता है, मिट्टी के अंदर बेटे गड्ढा खोदा जाता है और गहराई में उनको दबा दिया जाता है ताकि वह वहीं पर जो है सालों साल पड़े रहे। तो ये थोड़ा 3 तरह के अपशिष्टों को यहां पर अपन लेंगे। पहला मैंने बताया बेटे बायोग्रेडेबल, यानी जिसका अपघटन हो जाता है तो मिट्टी में इनमें गाड़ देते हैं और बेटे ये इनका अपघटन हो जाता है। दूसरा रिसाइकलिंग वाले होंगे जिनको वापस रिसाइकल करके मानव उपयोगी काम में लाया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी जो होगी इन वेस्ट की बेटे वो होगी नॉन बायोग्रेडेबल, यानी ये ऐसे अपशिष्ट होंगे ना तो रिसाइकलिंग इनकी हो सकती है और ना ही बेटे इनका जैव अपघटन होता है। तो इन्हें मिट्टी के अंदर सैंड फिल कर दिया जाता है, यानी मिट्टी के अंदर इनको दबा दिया जाता है। और बेटे कई सारे इनके साइड इफेक्ट भी है। अगर बेटे कई सारे वेस्ट जो कि अगर मिट्टी में दबा दिए गए तो इनका हानिकारक जो रसायन होते हैं बेटे, है ना, तो वो रसायन मिट्टी के अंदर रिसते जाते हैं और भूमि में मौजूद जल को वो क्या कर देंगे, अपशिष्ट कर देंगे। उसके अलावा बेटे ई वेस्ट भी अपन यहां पर पढ़ेंगे। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कंप्यूटर है और बेटे कई सारे जो है लैपटॉप वगैरह होते हैं, मोबाइल्स वगैरह होते हैं। तो जब ये खराब हो जाते हैं तो ये ई वेस्ट कहलाते हैं। इनको भी बेटे तोड़ने में कई सारे जो है रसायन वगैरह बाहर निकलते हैं, तो ये भी मानव के ऊपर दुष्प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बच्चों अपन यहां पर देखते हैं यानी सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं। ओके, तो बेटे सॉलिड वेस्ट यानी ठोस अपशिष्ट, इनको आप याद रखेंगे सॉलिड वेस्ट।
सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट का फर्स्ट पॉइंट बेटे आप देखिएगा कि ठोस अपशिष्ट में वह सभी चीजें सम्मिलित हैं जिसमें कूड़ा कचरा में फेंक दी जाती है। तो ये याद रखना बेटे, सॉलिड वेस्टेज के अंदर वो सारी चीजें शामिल में हैं जो एक तरह से कूड़े करकट के रूप में फेंक दी जाती है। अब याद करो बेटे क्या क्या फेंक दी जाती है। तो घरों से निकलने वाली रद्दी, है ना, अनावश्यक जो बेटे बेकार कपड़े हो सकते हैं, गत्ते हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकती है ना, तो कूड़ा करकट हो सकता है, पशु का जो मल मूत्र वो हो सकता है। तो ये सारे के सारे सॉलिड अपशिष्ट में आते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है बेटे कि जो है सॉलिड अपशिष्ट वो होते हैं जो वो चीजें होती है जिन्हें एक तरह से कूड़ा कचरे में फेंक दी जाती है, तो उन्हें सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आप देखिएगा बेटे, यानी नगर पालिका के ठोस अपशिष्टों में और घरों में, कार्यालयों में, भंडारों में, विद्यालयों से आदि निकलने वाली जो रद्दी है ये फेंकी जाती है या फेंक दी गई है। सभी चीजें जो आती है नगर पालिका द्वारा इन्हें इकट्ठा किया जाता है और इनका निपाटन भी किया जाता है। तो बेटे कोई रटने की जरूरत नहीं है, यानी सॉलिड अपशिष्टों में वो आती है जो नगर पालिका के जो म्युनिसिपल पार्टी के लोग होते हैं बेटे, ये डेली के डेली घरों से, विद्यालयों से, अस्पतालों से, फैक्ट्रियों से जो कूड़ा करकट निकलता है बेटे, निपाटन के लिए इन्हें इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के साथ ही बेटे फिर इनको एक विशेष स्थान पर जो है इनका निवारीकरण भी किया जाता है। जैसे आजकल लगा हुआ ना, घर घर कचरा गाड़ी लगी हुई है, तो बेटे वो जो है बोल बोल के कहते भी कचरा लाओ, कचरा डालो इसके अंदर। तो वही बात यह है कि नगर पालिका के माध्यम से इन सॉलिड अपशिष्टों को पहले इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के साथ ही बेटे इसका निपाटन भी किया जाता है। नगर पालिका, तीसरा पॉइंट बेटे आपको याद रखना है कि ठोस अपशिष्टों में आमतौर पर कागज हो सकता है बेटे, खाद्य अपशिष्ट हो सकते हैं, कांच हो सकता है, धातुएं हो सकती है, रबड़ हो सकता है बेटे, चमड़ा, वस्त्र आदि हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आपको याद रखना है? सॉलिड अपशिष्ट में याद रखना है। तो बेटे एक बार और अच्छी तरह से देख ले कि सॉलिड अपशिष्टों में नगर पालिका के द्वारा इकट्ठे गए ठोस अपशिष्टों के अंदर एक तो कागज, खाद्य सामग्री, उसके अलावा बेटे याद रखना कांच, धातुएं, चमड़ा, प्लास्टिक, कपड़े, ये सब हो सकते हैं। तो बेटे यहां पर आपको याद रखना है कि अगर आ जाए कि सॉलिड अपशिष्ट क्या है तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है यार। जो हमें दिखाई दे और जो एक बिल्कुल शेप में मौजूद हो वही सॉलिड अपशिष्ट है। तो सॉलिड अपशिष्ट वो होते हैं बेटे जो हम कूड़ा करकट समझकर फेंक देते हैं। यानी अगर परिभाषा आ जाए कि व्हाट इज द सॉलिड वेस्ट, तो सीधा सा लिखना कि वह चीजें जिन्हें हम बेटे कूड़ा करकट समझकर फेंक देते हैं वो सारी चीजें जो है ठोस अपशिष्ट कहलाती है। नगर पालिका इन ठोस अपशिष्टों को हमारे घरों से, विद्यालयों से, फैक्ट्रियों से, अस्पतालों से इकट्ठा करके और विशेष स्थान पर इनका निपाटन करती है। इतना आपको याद रखना है। अब बात आती है कि क्या क्या होंगे ठोस अपशिष्ट। तो नगर पालिका के द्वारा इकट्ठे गए ठोस अपशिष्टों के अंदर बेटे कागज हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, कांच हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है और धातुएं, और साथ में जो है यानी पशुओं के जो गोबर वगैरह होता है, खाद्य होता है, वो हो सकती है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? सॉलिड अपशिष्ट के अंदर। एक बार फिर सुन लो ध्यान से, क्या क्या हो सकते हैं सॉलिड अपशिष्ट बेटे? कागज की रद्दी हो सकती है ना, गत्ते हो सकते हैं, प्लास्टिक, अनावश्यक कपड़े, कांच, धातुएं, ये सब सॉलिड अपशिष्टों के अंदर आपको रखना है। तो ये बेटे आपको याद रखना है। आगे आप देखिएगा कि यहां पर आप देखो बेटे सामान्य पूरी तरह से ये जलता नहीं है। खुले में इन्हें फेंकने से यह चूहों और मक्खियों के लिए प्रजनन स्थल का कार्य करता है। यानी बेटे ये जो भी वेस्टेज है अगर इसे खुले में जलाया जाएगा
तो कुछ जो कागज वगैरह हैं वो तो जल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर अगर कांच है, उसके अंदर बेटे कोई भारी धातुएं हैं, तो ये तो नहीं जलेगी और धीरे धीरे वहां पर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब कूड़े का एक ढेर लग जाएगा तो उसके अंदर बेटे ये जैसे चूहे हैं या फिर मक्खियां हैं, ये उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी, इनकी संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, और बेटे इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये कई प्रकार की बीमारियों का जो है एक तरह से कारण भी बनते हैं। जैसे मक्खियां ज्यादा फैलेगी तो बेटे बीमारियां फैलाएगी, चूहे ज्यादा फैलेंगे तो प्लेग वगैरह रोग फैलाएंगे, और भी कई सारे हानिकारक प्रभाव ये डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कूड़ा करकट को बिल्कुल जलाया जा सकता है, लेकिन सारा कूड़ा करकट जलता नहीं है। जलेगा तो कपड़े जल जाएंगे, है ना, गत्ते कागज वगैरह ये तो जल जाएंगे बेटे, लेकिन उन सॉलिड अपशिष्टों के अंदर अगर कांच है, भारी धातुएं हैं, टिन के डिब्बे हैं, तो ये वहां पर नहीं जलेंगे और ये वहां पर एक कूड़ा या ढेर के रूप में ये इकट्ठे रहेंगे। आगे देखिएगा बेटे, सैनिटरी लैंडफिल। अब ये सैनिटरी लैंडफिल के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि बेटे इसमें क्या किया जाता है कि सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थों को जलाया नहीं जाकर इन्हें मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है। अब मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, लेकिन बेटे सॉलिड अपशिष्टों में कई प्रकार के विषैले पदार्थ भी मौजूद होते हैं, तो जब ये लंबे समय तक मिट्टी में दबे रहेंगे तो इनसे विषैले पदार्थ रिस रिस कर बेटे जो भूमिगत जल होता है उसमें मिलते जाएंगे और वो उस आसपास वाले भूमिगत जल को दूषित कर देंगे। इस वजह से सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थों को गाड़ा नहीं जाएगा बेटे, है ना, उनको अलग अलग तरह से उनका निवारण किया जाता है। तो आप देखिएगा कि सैनिटरी लैंडफिल में अपशिष्टों को यानी कॉम्प्लेक्शन के बाद गड्ढा या खाई में डाला जाता है और प्रतिदिन धूल और मिट्टी से उनको ढक दिया जाता है। यह होता है बेटे सैनिटरी सैंडफिल। अगर आ जाए ना, ये वर्ड ही थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, सैनिटरी सैंडफिल, तो बेटे सैनिटरी सैंडफिल का मतलब यह होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें भूमि में गड्ढा खोद करके उनमें गाड़ दिया जाता है और डेली के डेली बेटे उन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है सैनिटरी सैंडफिल। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि सैनिटरी सैंडफिल का माने यह है कि अपशिष्टों को इकट्ठा करके और उन्हें भूमि में गड्ढा खोद करके उसमें बेटे दबा दिया जाता है और डेली के डेली बेटे उन पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। तो इस घटना को कहते हैं सैनिटरी सैंडफिल, यानी बेटे सैनिटरी सैंडफिल यानी गड्ढा खोद करके अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी के अंदर दबा देना, तो यह कहलाता है। उसके बाद में देखो बेटे कि वास्तव में जो लैंडफिल भी कोई अच्छा हल नहीं है। अब देखो बेटे क्यों अच्छा हल नहीं है, इसका रीजन मैंने क्या बताया कि जब अपशिष्ट पदार्थों को अपन मिट्टी के अंदर दबाते जाएंगे तो मिट्टी के अंदर जब ये अपशिष्ट पदार्थ जाएंगे तो बेटे इनसे विषैले पदार्थ रिस रिस करके भूमिगत जल के अंदर इकट्ठे होते जाते हैं और उसके आसपास का जो भूमिगत जल होता है वह दूषित हो जाता है। इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि जो सैनिटरी सैंडफिल विधि है ये भी अपशिष्ट पदार्थों के निपाटन का एक अच्छा तरीका नहीं है। कारण देख लो बेटे क्यों अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि खासकर महानगरों में कचरा इतना अधिक होने लगता है कि ये स्थल भी भर जाते हैं। इस कारण से क्या होगा बेटे, इस कारण से वहां क्या होगा, लैंडफिल में रसायनों के भी रिसाव का खतरा है जिससे भूमिगत जो जल होता है वह क्या होता है बेटे, प्रदूषित हो जाता है। यानी यहां आप देखो कि बेटे दो कारण हैं लैंडफिल के। दो कारण ये है कि एक तो बेटे इतनी जमीन कहां से आएगी कि जो है गड्ढे खोद खोद करके कचरे को दबाते जाएंगे। महानगरों में जो कचरा निकलता है वो टनों से निकलता है बेटे प्रतिदिन। अगर देखा हो आपने तो ट्रक के ट्रक जो है वो गाड़ियां भर जाती है और इतने सारे अपशिष्ट पदार्थों को भूमि में गाड़ने के लिए जगह तो चाहिए। तो बेटे ये आसान तरीका नहीं है, ढेर लग जाते हैं कचरों के, पूरे कचरे को भूमि में गाड़ा नहीं जा सकता। एक तरीका तो ये। दूसरा बेटे ध्यान रखना कि सपोज करो अपन ने भूमि में इन्हें गाड़ भी दिया तो फिर वहां पर क्या होगा कि इन अपशिष्ट पदार्थों से विभिन्न प्रकार के रसायन निकलेंगे बेटे, और विभिन्न प्रकार के जब रसायन निकलेंगे तो वह भूमिगत जल में मिलते जाएंगे और वह भूमिगत जल को क्या कर देंगे,
प्रदूषित कर देंगे। तो बेटे याद रखना ये एक टॉपिक था लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल। तो कंफ्यूज मत हो जाना, सैनिटरी लैंडफिल का मतलब ये होता है कि जो ठोस अपशिष्ट होते हैं या कचरा होता है, इसे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है और फिर दिन प्रतिदिन इस पर मिट्टी ढक दी जाती है, तो इसे कहा जाता है सैनिटरी लैंडफिल। लेकिन बेटे सैनिटरी लैंडफिल भी ये अपशिष्ट पदार्थों के निवारण का एक अच्छा हल नहीं है। इसके दो कारण आपको याद रखना है। पहला कारण तो ये याद रखना है कि महानगरों में बेटे जो सॉलिड अपशिष्ट होते हैं इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कचरे का ढेर लग जाता है बेटे, और उस सारे के सारे पहाड़ जैसे ढेर को मिट्टी में दबाएंगे तो जगह चाहिए। महानगरों में बेटे जगह वैसे कम होती है, तो इस कारण से सारे के सारे कचरे को लैंडफिल नहीं किया जा सकता। एक तो यह कारण है। दूसरा कारण, अगर बाय द वे हमने सारे कचरे को मिट्टी में दबा भी दिया तो फिर बेटे क्या होगा, उन कचरे से कई सारे रासायनिक पदार्थों का रिसाव होता है और यह रिसाव धीरे धीरे भूमिगत जल में मिलता जाता है, और जैसे जैसे ये विषैले पदार्थों का रिसाव भूमिगत जल में मिलता रहेगा तो बेटे वह भूमिगत जल विषाक्त हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, और उससे भी मानव को कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो ये दो कारण हैं जिससे सैंडफिल का तरीका एक अच्छा हल नहीं है। तो अब क्या किया जाए बेटे, तो अब ध्यान रखना, अब ये एक विधि अपनाई जाएगी। उस विधि के दौरान क्या किया जाएगा कि ठोस अपशिष्टों को 3 कैटेगरी में अपन यहां पर डिवाइडेड करेंगे। ये मैं आगे बताने वाला हूं बेटे। यानी यहां पर जो ये ठोस अपशिष्ट होंगे, ठोस अपशिष्ट, तो ये जो ठोस अपशिष्ट है इन्हें बेटे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड करोगे। एक कैटेगरी तो होगी बेटे यहां पर बायोग्रेडेबल, एक कैटेगरी होगी रिसाइकलिंग, और एक होगी बेटे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये आप ध्यान रख लें कि जो आगे अपन करने वाले हैं इसके निपाटन के लिए, तो ठोस अपशिष्टों की 3 कैटेगरी बनाई जाएगी। एक तो बेटे बायोग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण, और एक होगा बेटे रिसाइकलिंग, पुनः चक्रित, और एक होगा अजैव निम्नीकरण। यानी तीनों को समझो। एक अपशिष्ट तो ऐसे होंगे जो कि बेटे जिनका अपघटन आसानी से हो जाएगा, तो बेटे इनको अलग कर लिया जाएगा। एक ऐसे होंगे जिन्हें वापस रिसाइकल करके उपयोग में काम में लाया जा सकता है, इन्हें अलग कर लिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी ऐसी होगी जिनको ना तो रिसाइकिल किया जाएगा और ना ही उनका अपघटन होगा, तो उन्हें बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी अजैव निम्नीकरण। अब इन तीनों का निपाटन कैसे होगा, तो बेटे जो बायोग्रेडेबल होंगे, जैव निम्नीकरण वाले होंगे, उन्हें तो बेटे मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा और कुछ ही समय में वो सारे के सारे विघटित हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा रिसाइकलिंग है, जैसे प्लास्टिक वगैरह होता है बेटे, तो इनको जो प्लास्टिक का कचरा होता है या रिसाइकलिंग वेस्ट होगा, इसे बेटे जो है फैक्ट्रियों में या कहीं पे भी रिसाइकल करके वापस उपयोग में लाया जा सकता है, तो ये भी समाप्त हो गया। तीसरा जो है कचरा, ना तो बेटे जो है क्या कहते हैं वह रिसाइकलिंग होगा और ना ही उसका जैव निम्नीकरण, तो फिर अब बचा थोड़ा बहुत कचरा, तो बेटे इसको मिट्टी की गहराई में और सॉलिड पत्थर चट्टानों के अंदर गाड़ा जाता है ताकि इसका रिसाव ना हो। लेकिन बेटे वर्तमान में अपन क्या देख रहे हैं कि यही कचरा ज्यादा बढ़ रहा है, कौन सा, बायोडिग्रेडेबल। तो बेटे नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि ना तो इसका अपघटन होगा ना इसका रिसाइकलिंग होगा, तो इसको भी चट्टानों के अंदर गहरे गड्ढों के अंदर वहां पर गाड़ा जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि कचरा इसी की मात्रा कचरे में ज्यादा होती है। तो आइए बेटे देखते हैं अपन आगे। हमारे द्वारा उत्पन्न अपशिष्टों की 3 श्रेणियों में, ये याद रखें बेटे, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उसमें पहले वाली श्रेणी तो है जैव निम्नीकरण यानी बायोग्रेडेबल, दूसरी है बेटे पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग, और तीसरी है जैव निम्नीकरण अयोग्य यानी इसको बोलोगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल। तो ये थोड़ा सा याद रखना है बेटे, यानी अपशिष्टों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले बायोग्रेडेबल, दूसरा यहां पर ध्यान रखना बेटे ये हमारे पास में सॉलिड वेस्ट,
सॉलिड वेस्ट, जिसकी 3 कैटेगरी होगी, इंग्लिश में लिख देता हूं। पहले बायोडिग्रेडेबल, है ना। दूसरा होगा बेटे रिसाइकलिंग, और तीसरा होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये बेटे 3 कैटेगरी है जिनको अपन कचरे को 3 श्रेणियों में, जो 3 डिब्बे होते हैं ना, हरा डिब्बा अलग होता है, गीले कचरे का डिब्बा अलग होता है ना, सूखे कचरे का डिब्बा अलग होता है। तो इसी तरह से बेटे इस कचरे के 3 श्रेणियां हैं, ये अच्छी तरह से आप याद रखोगे। पहली श्रेणी तो है बेटे बायोडिग्रेडेबल, यानी इसको हिंदी में क्या कहोगे, जैव निम्नीकरण। अब ये याद रखना बेटे, जैव निम्नीकरण में वह कचरे को रखा जाएगा जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, और ये धरती में इकट्ठा नहीं होता, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे वाहित मल है ना, वाहित मल है, और बेटे ये फसल से निकलने वाला कचरा है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनका जो है डिग्रेडेबल हो जाता है, अपघटन हो जाता है, और ये ज्यादा समय तक धरती में इकट्ठा नहीं रहती। क्लियर। दूसरा कचरा जो है बेटे वह है यहां पर रिसाइकलिंग वाला। अब रिसाइकलिंग वाला कचरा क्या है बेटे, कि ये ऐसा कचरा है जिसको रिसाइकल करके वापस उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह होती है, ठीक है। तो ये है रिसाइकलिंग। और तीसरी कैटेगरी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी अजैव निम्नीकरण। तो बेटे ये ऐसा कचरा होता है जिसका ना तो रिसाइकलिंग होती है और ना ही इसका अपघटन होता है। तो इसे भूमि की गहराई में चट्टानों के अंदर गाड़ दिया जाता है और लंबे समय तक ये वहीं पर पड़ा रहता है। तो ये एक समस्या है, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे यही कचरा सबसे ज्यादा जो है उत्पन्न किया जा रहा है, जो मानव के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो कभी आ जाए बेटे कि मानव के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा सॉलिड वेस्ट है, तो जवाब याद कर लेना, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये मानव के लिए सबसे खतरनाक है, बाकी बायोग्रेडेबल ये भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, और नए रिसाइकलिंग वाला खतरनाक है। तो आगे आप देखिएगा बेटे कि यहां दे रखा है, यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि उत्पन्न सभी कचरे की छटाई की जाए। अब यह भी याद रखना कि बेटे जो कचरा है उसको छटाई करके उसकी 3 श्रेणियां बना ली जाए और तीनों के कचरे पात्र अलग अलग लगा दिए जाए। लेकिन बेटे इतना करेगा कौन, या तो ये तो म्युनिसिपल पार्टी के लोग ही कर सकते हैं कि जब वो कचरे को एक जगह पर ढेर लगाएं तो उस जगह पर उस कचरे की छटाई करके और उसको 3 श्रेणियों में बांट दिया जाए। तो पहले तो कचरे की क्या होना चाहिए बेटे, छटाई होना चाहिए। उसके बाद में देखो जिस कचरे का प्रयोग या पुनः चक्रण किया जा सकता है उसे अलग किया जाए, यानी जिसको अपन वापस प्रयोग में आ जाए या जिसका पुनर्चक्रण उसको अलग कर दिया जाए। और जैव निम्नीकरण पदार्थों को जमीन में गहरे गड्ढे में रखा जाए। कौन सा पदार्थ है बेटे, ये जैव निम्नीकरण यानी बायोग्रेडेबल। तो बायोग्रेडेबल पदार्थों को अगर मिट्टी के अंदर अपन गहरे गड्ढे में रख देंगे तो कुछ समय बाद में उनका अपघटन हो जाएगा और वो बेटे वापस से सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पौधों को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो यहां पर जो है इनका निपाटन हो जाएगा। तो जो बायोग्रेडेबल होते हैं उनको जमीन के गहरे गड्ढे में रखा जा सकता है और प्राकृतिक रूप से उनका अपघटन के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी बेटे ये मनुष्य को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर अपन ने बायोग्रेडेबल अपशिष्ट पदार्थों को छांट लिया और छांट करके उन्हें मिट्टी के गड्ढों में बेटे गाड़ दिया तो फिर जो है उनका धीरे धीरे अपघटन हो जाता है और ये मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इनसे निकलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं ये वापस पौधों के काम में आ जाते हैं। तो ये तो कौन से मटेरियल थे, बायोग्रेडेबल। याद रखना बेटे बायोग्रेडेबल जिनका अपघटन होता है। रिसाइकलिंग वालों में बेटे वापस मशीनों के माध्यम से उस पदार्थ को रिसाइकिल करके और वापस प्रयोग में लाया जा सकता है, तो इसका भी निपाटन हो सकता है बेटे। तो यहां पर इसके पश्चात केवल
अब क्या बचा, अजैव निम्नीकरण, यानी हमारे पास में अब बचा बेटे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब इसका निपाटन करना है, यानी अब शेष यही बच जाता है। तो अब इसको क्या करना है कि हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि कचरा कम से कम उत्पन्न हो, लेकिन इस स्थान पर हम लोग अजैविकरण उत्पादों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते जा रहे हैं। तो बेटे याद रखना कि एक तो समस्या क्या थी कि सारे कचरे का निपाटन कैसे किया जाए, तो सारे कचरे को तो गड्ढा खोद कर नहीं गाड़ा जा सकता। तो फिर बेटे वहां पर क्या किया गया कि कचरे को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहली श्रेणी थी बायोग्रेडेबल, और दूसरी श्रेणी थी रिसाइकलिंग, और तीसरी थी नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब समझो बेटे एक बार फिर कि जो बायोग्रेडेबल मटेरियल होता है उसे अलग छांट लिया जाएगा, रिसाइकलिंग वाले को अलग छांट लिया जाएगा, और नॉन ग्रेडेबल वाले को अलग छांट लिया जाएगा। अब क्या होगा बेटे कि जो बायोग्रेडेबल वाला मटेरियल होगा, जिसका अपघटन हो जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, उसे मिट्टी में गड्ढे खोद कर दबा दिया जाता है और धीरे धीरे उसका अपघटन होकर वह समाप्त हो जाता है। दूसरा रिसाइकलिंग वाला है, तो बेटे मशीनों के माध्यम से इस कचरे की रिसाइकिल की जाती है और वापस उपयोग में लाया जा सकता है। अब बचा हमारे पास में कौन सा, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी अजैव निम्नीकरण पदार्थ, ये शेष बचा। इसका निपाटन फिर आसानी से, अब कमी बचा होगा, ज्यादा मात्रा में तो बचेगा नहीं, तो अब इसका निपाटन कर लिया जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है बेटे कि यही जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वही कचरा जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न किया जा रहा है, या इन कचरों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, इनको बेटे कम से कम यूज लेना चाहिए, और इनको, इनके कचरे को ज्यादा से ज्यादा जो है वह जो है उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो ये बेटे आपको याद रखना है। आगे आप देखिएगा, हम अपने दैनिक प्रयोग में आने वाली चीजें जैसे दूध है, जल को भी पॉली बैग में पैक करने लगे हैं। अब ये देखो बेटे कि जैसे ये दूध है, दूध और जल, तो ये दूध भी बेटे किसके अंदर आता है, ये थैली के अंदर आता है, और ये जल किसके अंदर आता है बेटे, ये भी थैली, बोतल, और यहां तक छोटी छोटी थैली के रूप में भी मार्केट में ये मिलता है। तो यहां आप देखो कि आपको भी पता है कि पॉलीथीन सबसे बड़ा खतरा है प्रदूषण का। गवर्नमेंट ने कई प्रकार बेटे पॉलीथीन पर बैन भी लगाया हुआ है कि ज्यादा पॉलीथीन इसको यूज नहीं लेंगे। कारण क्या है कि पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, याद रखना। लेकिन हो क्या रहा है कि आज अपन हर चीज मार्केट में, सब्जी लेने जाओ तो भी पॉलीथीन में देगा वो, है ना। अगर मान लेते हैं अपन दूध लेने जाएं सरस का, तो भी पॉलीथीन में मिलेगा, और अगर अपन पानी वाटर की लें तो बेटे बोतल या फिर थैली लें तो भी हमें प्लास्टिक के रूप में मिलेगा। तो ये अपन इनकी जो है क्या कहते हैं, समझते हुए भी कि बेटे ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, फिर भी अपन दूध पानी को एक प्रकार के पॉली बैग के अंदर ही लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शहरों में फल और सब्जियां सुंदर पॉलीस्टोन और प्लास्टिक पैक में कर दी जा सकती है। ये भी देखो बेटे कि कई स्टोर ऐसे हैं जहां पर सब्जियां और कई प्रकार के जो फ्रूट वगैरह अपन लाते हैं तो वह भी पॉली बैग के अंदर ही पैक कर दिए जाते हैं। तो अब देखो बेटे पर्यावरण को काफी प्रदूषित करने में योगदान दे रहे हैं। यानी एक तरह से ये हो रहा है, दूध लाएंगे तो पॉलीथीन में, पानी पिएंगे कहीं जाएंगे तो प्लास्टिक की बोतल मिलेगी, सब्जियां फल वगैरह खरीदेंगे तो प्लास्टिक का पॉली बैग मिलेगा। तो ये करके हम हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है बेटे, ये मटेरियल जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, ये याद रखना, यानी अजैव निम्नीकरण वाला मटेरियल है, क्योंकि इसका जैव निम्नीकरण नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। पूरे देश में राज्य सरकारें प्रयास कर रही है कि प्लास्टिक का प्रयोग कम हो और इसके बदले परिहितैषी मैत्री पैकिंग का प्रयोग हो। यानी बेटे इको फ्रेंडली, जिसको अपन कहते हैं मैत्री हितैषी, जिसमें प्लास्टिक की जगह पर एक कपड़े का या फिर बेटे कागज का कैरी बैग आता है, उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो। तो
तो गवर्नमेंट भी ये प्रयास कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट से ज्यादा ये प्रयास बेटे हमें करना पड़ेगा, है ना। हमें करना पड़ेगा कि अगर कोई दुकान वाला ऐसा नहीं करता है तो हम घर से कुछ ऐसा प्लास्टिक तो नहीं ले जाए, एक कपड़े का थैला ले जाए, और वो अगर हमें पॉलीथीन में कुछ चीज देने लगे तो उसे मना कर दे कि हमें पॉलीथीन में नहीं लेना है, आप तो इसे वैसे दे दे, तो हमारे उसमें कपड़े के थैले में उसको रख लें। ये बेटे जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। तो एक बार फिर देख ले बेटे कि यहां पर पर्यावरण को काफी प्रदूषित करने में योगदान दे रहे हैं। कौन योगदान दे रहे हैं बेटे पर्यावरण को प्रदूषित करने में? ये प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक के बोतल्स, है ना, प्लास्टिक की पैकिंग, ये पर्यावरण प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। तो फिर बेटे पूरे देश में राज्य सरकारों ने क्या किया है कि बेटे प्लास्टिक पर प्रयोग कम हो, इस पर ध्यान दिया है, और बदले में परिहितैषी या मैत्री पैकिंग का प्रयोग हो। यानी बेटे जो क्या कहते हैं कागज के बैग बनाए जाते हैं, सॉलिड कागज के, तो कागज भी डिग्रेडेबल है, कुछ समय बाद में उसका अपघटन हो जाता है। तो ये मैत्री हितैषी पैकिंग पर जोर दिया जा रहा है राज्य सरकारों के द्वारा। जब हम सामान खरीदने जाएं तो कपड़े का थैला या अन्य प्राकृतिक रेशे के बने कैरी बैग लेकर जाएं। पॉलीथीन से बने थैले को लेने से क्या कर दे बेटे? मना कर दे। लेकिन बेटे आजकल कौन ऐसा करेगा? जब अपन किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो बेटे वहां पर हम क्या वो कपड़े का थैला लेकर वहां जाएंगे। मान लो आप 5,000 के कपड़े खरीदोगे तो क्या वहां पर आप उस कपड़े के थैले में वो कपड़े रखोगे? हाँ, लेकिन बेटे आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ये प्लास्टिक के बैग नहीं देती है। आपने भी देखा होगा कि ये कागज के बने हुए बैग ही देती है। हालांकि बेटे वो पहले पूछ लेता है कि बैग लेना है क्या, तो उसमें वो 15 रुपए 20 रुपए अलग से चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, ले ले वो अलग से चार्ज, लेकिन वो जो बैग देते हैं वो बेटे कागज का बना हुआ बैग देते हैं, जिसके अंदर जो इको फ्रेंडली है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये याद रखें बेटे कि यहां पर राज्य सरकारें भी इस पर बेटे काम कर रही है। राज्य सरकारों का भी प्रयास है कि थैली का प्रयोग कम से कम हो, और जो मैत्री हितैषी बैग होते हैं जो कागज या कपड़े के बने होते हैं इनका प्रयोग ज्यादा हो। हम सामान खरीदने जाए तो कम से कम इतना तो याद रखें, अगर वह मैत्री हितैषी बैग देता है, मैत्री हितैषी बैग देता है या बेटे कागज या कपड़े का बना हुआ बैग देता है तो उसे स्वीकार करें। और अगर वह प्लास्टिक देता है, प्लास्टिक की थैली देता है तो मना कर दें कि भैया ये हमें नहीं चाहिए। तो ये भी अपन को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। यहां पर आप देखिएगा बेटे, यानी प्लास्टिक अपशिष्ट उपचार संबंधी अध्ययन, तो एक स्टडी है बेटे ये, जो कि एक तरह से प्लास्टिक के जो वेस्ट होते हैं उसके उपचार के अध्ययन के लिए किया गया। तो इसको मैं पहले सुना देता हूं बेटे कि बेंगलोर में एक अहमद खान नामक बिजनेसमैन था बेटे, तो वो उसका कारोबार प्लास्टिक का था। तो उसने क्या देखा कि प्लास्टिक ज्यादा इकट्ठी होने से ये पर्यावरण को ज्यादा हानि पहुंचाती है। तो बेटे उसने क्या किया कि प्लास्टिक को एक तरह से पीस करके और उससे बेटे जो है पॉलीबैंड वहां पर बनाया, और पॉलीबैंड को जब जो है क्या कहते हैं बीटा किन एक मटेरियल होता है उसके साथ में उसने उसको मिश्रित करवाया, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज वालों के साथ में मिलके उसका प्रयोग सड़क बनाने में कर लिया गया। तो यहां आप देखोगे बेटे कि एक तो यहां पर एक आदर्श ढूंढ निकाला, तो एक तो उसने उससे क्या प्राप्त किया था? पॉलीबैंड, अभी बताने वाला हूं, और उसको बिटुमेन के साथ में मिश्रित किया था। यानी बेटे ये जो अहमद खान हैं इन्होंने क्या किया कि प्लास्टिक से एक पॉलीबैंड तैयार किया और उस पॉलीबैंड को बिटुमेन के साथ में मिश्रित करवा करके और बेटे रोड बनाने में इसका प्रयोग करने लगे। तो रोड जो बनता है वो एक तरह से जल के प्रति ज्यादा प्रतिरक्षी है, और सड़क जो है वो सामान्य सड़क से 3 गुना ज्यादा जो है मजबूताई वाली बनती है। तो अब क्या होने लगा बेटे कि जो कचरा बीनने वाले थे, जहां पहले पॉलीथीन का कचरा 60 पैसे प्रति किलो के हिसाब से लिया जाता था, अब प्लास्टिक यूज आने के कारण वही कचरा बेटे 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अहमद खान लेते हैं। तो अब क्या होता है कि कचरा बीनने वाले जगह जगह से पॉलीथीन इकट्ठा कर लेते हैं और यहां लाकर से दे देते, ताकि फिर क्या होगा कि बेटे प्रदूषण कम से कम होगा। तो ये था इसकी स्टडी में। तो एक बार और देख लें यहां पर कि बेंगलोर में बेटे
बेंगलोर में प्लास्टिक की बोरी के उत्पादन 57 वर्षीय अहमद खान ने प्लास्टिक अपशिष्ट की सतत बढ़ती हुई समस्या का एक आदर्श हल ढूंढ लिया है। तो बेटे 57 वर्षीय अहमद खान है बेंगलोर में, जिनका कारोबार बेटे पॉलीथीन का ही था। तो पॉलीथीन को निपटाने के लिए, इसके निवारण के लिए इन्होंने एक उपाय या आदर्श हल ढूंढ लिया। वो आदर्श हल क्या है बेटे, कि यहां पर क्या किया उन्होंने कि 8 वर्ष पहले उन्होंने महसूस किया कि प्लास्टिक अपशिष्ट एक वास्तविक समस्या है। तो उन्होंने क्या किया बेटे कि पुनः चक्रित परिवर्तित प्रक्रिया द्वारा प्लास्टिक से क्या प्राप्त किया, पॉली ब्लेंड तैयार किया। यानी जो प्लास्टिक थी, थैलियां हो या डिब्बे हो या कुछ भी हो, उसको रिसाइकिल करके उससे पॉली ब्लेंड तैयार किया। और इस पॉली ब्लेंड को एक रासायनिक पदार्थ होता है बेटे बिटुमेन, तो बिटुमेन के साथ में इसको मिश्रित करवाया और मिश्रित करवाने के साथ में बेटे इसका उपयोग रोड बनाने में किया जाने लगा। तो ये जो रोड बना वो बेटे सामान्य रोड की अपेक्षा 3 गुना मजबूत रोड था। तो अब क्या होने लगा कि बेटे जो प्लास्टिक थी उनको पॉलीबेंड बनाने में काम में लिया जाने लगा। तो बेटे जब कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक चाहिए तो जो कचरा बीनने वाले वर्कर्स होते हैं, जहां पहले वो प्लास्टिक को 60 पैसे पर केजी के हिसाब से बेचा करते थे, अब वही प्लास्टिक को वो 6 रुपए प्रति केजी के हिसाब से अहमद खान उनको खरीदते हैं। तो बेटे अब क्या होगा, वो जगह जगह से पूरी प्लास्टिक को इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि कहां तो पहले 60 पैसे था और अब बेटे बिक रही है वो कितने, 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो बेटे क्या हुआ कि जो है ये वर्कर जगह जगह से प्लास्टिक को ढूंढ के लाके इकट्ठा करके और यहां पर बेच देते थे, ताकि प्लास्टिक का कचरा जगह जगह पर नहीं फैला रहे। ये इसका एक आदर्श हल है। तो 2 पॉइंट याद रखना, एक तो पॉलीब्लेंड इससे बनाया जाता है और किसके साथ में मिश्रित करवाया जाएगा, बिटुमेन के साथ में। और ये मिश्रण क्या करेगा बेटे, सड़क बनाने के काम में लिया जाता है। तो पॉलीब्लेंड और बिटुमेन, ये 2 वर्ड याद करना। तो देखो बेटे कि इनकी कंपनी ने पुनः चक्रित परिवर्तन द्वारा प्लास्टिक का पॉलीब्लेंड नामक एक महीन पाउडर तैयार किया। तो कौन सा पाउडर तैयार किया बेटे, पॉलीब्लेंड। ये याद रखना, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके और इससे पॉलीब्लेंड नामक जो है क्या कहते हैं, ये पाउडर तैयार किया। अब क्या हुआ बेटे, इस मिश्रण को बिटुमेन के साथ में मिश्रित किया, जिसका प्रयोग कहां किया जाता है, सड़क बनाने में किया जाता है। तो ये याद रखना बेटे कि यहां पर ये हमारे पास में है प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हुई और यहां पर हमारे पास में क्या बना, पॉलीब्लेंड। ये पॉलीब्लेंड, और पॉलीब्लेंड को किसके साथ में यहां पर मिक्स कर दिया, यानी बिटुमेन और मिश्रित करके बेटे यहां पर ये क्या बनाया, यानी रोड बनाने में इसका काम में लिया जाने लगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हुई, याद रखना यहां पर रिसाइकलिंग, और रिसाइकलिंग से एक महीन पाउडर बनाया गया, उस पाउडर का नाम है पॉलीब्लेंड। और पॉलीब्लेंड को मिक्स किया गया बिटुमेन के साथ में, और फिर बेटे इसके मिश्रण के साथ ही इसका यूज किस में होने लगा, यानी किसके अंदर, रोड बनाने में इसका प्रयोग होने लगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि रोड बनाने में इसका प्रयोग होने लगा। आगे आप देखिएगा बेटे, अहमद खान ने आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर सिटी के कॉर्पोरेशन के सहयोग से किसको, बिटुमेन और पॉलीब्लेंड, ये याद रखना बेटे, ये 2 कंपोजिशन है, बिटुमेन और पॉलीब्लेंड के मिश्रण को प्रयोग सड़क बनाने के लिए किया गया। तो पाया कि बिटुमेन जल विकर्षक होता है, का गुण बढ़ जाता है, जिसके कारण जो सड़क की आयु है वह 3 गुना तक ज्यादा बढ़ गई। यानी बिटुमेन जो होता है बेटे वह जल अवशोषक नहीं है, वह सड़क पर इकट्ठे हुए जल को जल्दी जल्दी परिवर्तित कर देता है। तो जब जल इकट्ठा नहीं होगा सड़क पर, तो वह सड़क लंबे समय तक उसकी आयु या रखरखाव में ज्यादा सुविकसित रहेगी। तो बेटे याद रख लीजिएगा कि अहमद खान ने क्या किया कि बेंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में मिलकर पॉलीब्लेंड और बिटुमेन के मिश्रण का प्रयोग किसके लिए किया, सड़क बनाने के लिए किया गया। पॉलीब्लेंड का बेटे काम ये है, बिटुमेन और पॉलीब्लेंड के मिश्रण का, कि ये जल प्रति कर सके, यानी ये जल को ज्यादा अवशोषित नहीं करता। इस कारण इसके द्वारा बनाई गई जो सड़क है वो बेटे उसकी आयु सामान्य सड़क से 3 गुना ज्यादा है। यानी कोई सड़क अगर 100 साल चलेगी तो बेटे इसके मिश्रण से बनी हुई सड़क 300 साल तक चलेगी। ये इसका सीधा सा मतलब है। आगे आप देखिएगा तो पॉलीब्लेंड बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में
किसका, प्लास्टिक फिल्म और अपशिष्टों का प्रयोग किया जाता है। तो बेटे याद रखना कि हमें पॉलीब्लेंड बनाना है, तो पॉलीब्लेंड बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए, तो कच्चे माल के रूप में बेटे प्लास्टिक चाहिए। जहां पहले प्लास्टिक ये 0.6 या बेटे जहां पर 0.6 पैसे पर केजी के हिसाब से यहां ली जाती है पर केजी। अब वर्तमान में बेटे ये ली जाती है 6 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो बेटे इस लालच में जो कचरा बीनने वाले होते हैं वो बेटे ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके वो फैक्ट्री में या यहां पर आकर बेच देंगे, ताकि प्लास्टिक का कचरा जगह जगह पर फैला हुआ नहीं रहेगा। तो ये याद रखना, पॉलीबैंड बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक फिल्मों का उपयोग किया जाता है। तो बेटे जो कचरा बीनने वाले वर्कर होते हैं इनसे अब ये खरीदा जाता है 60 पैसे पर केजी के हिसाब से। तो पहले खरीदा जाता था, लेकिन अब खरीदा जाता है 6 रुपए पर केजी। तो बेटे ज्यादा से ज्यादा ये कचरा इकट्ठा करके और यहां आकर इन्हें भेज देते हैं। तो एक बार फिर सुन ले ध्यान से बेटे कि हमारा टॉपिक क्या है, यानी प्लास्टिक अपशिष्ट के उपचार, यानी ट्रीटमेंट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। अब प्लास्टिक वेस्ट का उपचार के लिए किसने जो है आदर्श हल ढूंढा, तो अहमद खान ने ढूंढा बेटे बेंगलोर के अंदर। ये बेटे एक प्लास्टिक की बोरी बनाने वाला जो वर्कर हैं बेटे, इनकी फैक्ट्री जहां पर प्लास्टिक की बोरियां बनाई जाती है। तो वहां इन्होंने ये देखा कि बेटे प्लास्टिक जो है वो वातावरण के लिए हानिकारक है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा हल ढूंढा कि उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक को रिसाइकलिंग किया और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके एक महीन पाउडर बनाया जिसको पॉलीब्लेंड कहा। बन गया पाउडर। इस पॉलीब्लेंड को बेटे इन्होंने बिटुमेन के साथ में मिश्रित किया और बिटुमेन के साथ में मिश्रित करने के साथ इसका प्रयोग सड़क बनाने में किया। तो बेटे इनके मिश्रण से जो सड़क बनी उसमें जल प्रतिकर्षण क्षमता ज्यादा थी और उसकी आयु सामान्य सड़क की तुलना में 3 गुना ज्यादा थी। तो ये बेटे आपको याद रखना है कि इस तरह से प्लास्टिक का निवारण किया जाने लगा। तो यहां तक क्लियर बेटे, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो बेटे बेंगलोर में खान की तकनीकी का प्रयोग 2002 तक लगभग कितनी 40 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो चुका है। यानी ये जो अहमद खान है, तो अहमद खान साहब की तकनीकी के माध्यम से वर्ष 2002 तक बेंगलोर में लगभग 40 किलोमीटर तक की सड़क का निर्माण हो चुका है। पॉलीब्लेंड की खोज के लिए इनका आभार मानना चाहिए। और अब हम प्लास्टिक अपशिष्ट को दम घोटू दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। यानी बेटे ऐसे बचा सकते हैं कि जो प्लास्टिक बाहर ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी रहती है उसे कचरा बीनने वाले लोग एक तरह से कि वो अच्छे दामों पर बिकने लगी है तो वहां से उठा करके वो उसको इकट्ठा करके और फैक्ट्री में जाकर उसको बेच देते हैं। तो इससे अपन को यह नजर आता है कि आसपास जो प्लास्टिक की थैलियां बिखरी हुई रहती है वह नहीं रह पाएगी। अब इनको लेकर बेटे फैक्ट्री में जाकर कच्चे माल के रूप में बेच दिया जाता है। तो इससे अपन को एक निजात मिल सकती है। अस्पतालों से जो खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं वो बेटे बड़े खतरनाक जो है संक्रामक डिसइंफेक्ट होते हैं और अनेक हानिकारक रसायन और रोगजनक सूक्ष्मजीवी भी होते हैं। तो ये भी अपन को याद रखना है कि अस्पतालों से भी बेटे कई प्रकार का वेस्ट बाहर निकलता है और ये बहुत खतरनाक वेस्ट होता है क्योंकि अस्पतालों में कई बीमारियों के पेशेंट रहते हैं बेटे और उन बीमारियों के पेशेंटों में जो कपड़े और डायपर वगैरह जो भी यूज आते हैं बेटे वो खतरनाक इन्फेक्टेड होते हैं और कई बीमारियां इनसे हो सकती है। तो इनका निवारण किस तरह से किया जाता है यह आप देख ले। तो इस प्रकार के अपशिष्टों को सावधानी पूर्वक इनका उपचार और निपाटन की आवश्यकता होती है। यानी बेटे इन्हें खुले में नहीं छोड़ सकते। जैसे अगर आपको पता हो कि जैसे कोरोना भी बीमारी आई थी, अब कोरोना में अगर मास्क है तो उसको भी अपन खुले में नहीं छोड़ सकते, उसको भी डस्टबिन में डाल के कहीं गाड़ना पड़ता था। पीपी किट की जो है उनको भी कहीं जो है गाड़ना। तो बेटे अस्पतालों से निकलने वाले जो कचरा है उसका उपचार और निपाटन बहुत ही आवश्यक होता है। तो अस्पताल के जो अपशिष्ट होते हैं वहां पर बेटे भस्मक यानी इंसिनरेटर का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। यानी पहले इसे जलाया जाता है बेटे, ये याद रखना। अस्पतालों से निकलने वाला जो कचरा है
ऐसे ऐसे उपकरण है, भट्टियां है, उसके अंदर बेटे इसको डाल दिया जाएगा तो ये वहां भस्म यानी ये राख के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मरम्मत के लायक नहीं रह जाते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यानी ई वेस्ट कहलाते हैं। तो ये भी याद रखना बेटे, ई वेस्ट मैंने आपको शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो होते बेटे जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल जो कि प्रयोग में नहीं रह जाते हैं उन्हें ई वेस्ट कहा जाता है। इनका निपाटन भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है। तो देखो बेटे जो ई अपशिष्ट है को लैंडफिल में गाड़ दिया जाता है या फिर जलाकर इन्हें भस्म कर दिया जाता है, या तो मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाएगा या फिर इन्हें जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। जो विकसित देश होते हैं बेटे जैसे अमेरिका है ना, ब्रिटेन है, यहां पर बेटे ई प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ये खराब हो जाते हैं तो बेटे वहां से विकासशील देश जैसे भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये इन्हें खरीद लेते हैं और यहां से बेटे ये यहां के जो व्यक्ति होंगे फिर इनसे जो है कई प्रकार की धातुओं को निकालते हैं। लेकिन धातुओं को निकालते समय बेटे कई सारे हानिकारक रसायन इन्हें प्रभावित कर सकते हैं। तो देखो विकसित देशों के उत्पादित ई अपशिष्ट का आधे से अधिक भाग विकासशील देशों में जैसे कि चीन है, भारत है, पाकिस्तान में निर्यात किया जाता है, जबकि यहां पर बेटे इनसे तांबा है, लोहा है, सिलिकॉन है ना, निकिल है और सोना आदि धातुओं को पुनः चक्रित प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जो विकसित देश हैं, अब विकसित देश कौन है बेटे, तो विकसित देशों में अमेरिका है, ब्रिटेन है, जो यूरोपियन कंट्रीज है वो विकसित देश है। वहां वो लोग क्या करते हैं, ई अपशिष्ट को ज्यादा उत्पादित करते हैं, कंप्यूटर वगैरह ज्यादा बनते बेटे वहां पर। तो वहां पर वो खराब होने के बाद में ये जो विकासशील देश है वो ई अपशिष्ट कचरे को बेटे वहां से निर्यात कर लेंगे, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चाइना आता है। उसके बाद में यहां पर बेटे इन धातुओं को रिसाइकिल करवा करके इनसे क्या क्या निकाला जाता है, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, सिलिकॉन आदि बेटे इन्हें प्राप्त किया जाता है। विकासशील देशों में यह कार्य हाथों से किया जाता है, ये याद रखना बेटे। और इस प्रकार इस कार्य से जुड़े जो कर्मी होते हैं वह ई अपशिष्ट में मौजूद विषैले पदार्थों का प्रभाव उनको पर पड़ता है और कई प्रकार की बीमारियां इन लोगों को हो सकती है। तो बेटे याद रखना इनको भी सावधानी पूर्वक रिसाइकिल करके या तो जलाकर भस्म कर देना चाहिए ई वेस्ट को, या फिर गहरे मिट्टी के अंदर इन्हें गाड़ देना चाहिए। तो ये बेटे आपको यहां पर याद रखना है। तो ये टॉपिक था बेटे हमारा यानी सॉलिड वेस्ट। तो बेटे ध्यान रखिएगा कि सॉलिड वेस्ट क्या है, ये कचरा है जिसे हम कचरे के रूप में फेंक देते हैं, तो ये सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। लेकिन बेटे फेंकना जो है एक तरह से प्रदूषण को बढ़ाता है, तो इसको पहले 3 श्रेणियों में इसको डिवाइडेड करके और फिर इसको अलग अलग तरह से इसका निपाटन किया जाना चाहिए। उसके अलावा बेटे पॉलीथीन के जो बैग है उनका यूज नहीं होना चाहिए, उनकी जगह पर बेटे इको फ्रेंडली जो कागज के या कैरी बैग आते हैं उनको यूज लेना चाहिए। ई अपशिष्ट जो होते हैं बेटे इनको भी जो है क्या कहते हैं गहरे मिट्टी में गाड़ना चाहिए या फिर इन्हें जला देना चाहिए। अस्पतालों के जो अपशिष्ट होते हैं उनको भी बेटे भस्मक प्रकार का जो यंत्र होता है उसमें जलाकर बेटे एक तरह से राख के रूप में इन्हें परिवर्तित कर देना चाहिए। जिस तरह से बेटे ये जो सॉलिड अपशिष्ट होते हैं इनसे हमें छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसको समझ के याद करना और अच्छी तरह से याद करना, इजी वे में बेटे समझ में आ जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।